वेरी गुड इवनिंग। इन दिस वीडियो इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को समझते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरियाज हमें फॉलो करने चाहिए जब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लोज करेंगे, यानी कि कितना कैश इनफ्लोज है, कितना कैश आउटफ्लोज है, उस सब का पूरा एस्टिमेशन एंड प्रिपेयर द रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। एक होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और एक होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO से डिनोट करते हैं उसको हम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिसीजन रूल फॉर मेकिंग द चॉइसेस। फिर सबसे पहले क्या है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज ये होनी ही चाहिए। ये नहीं है कि लॉस हो जाए, लॉस हो गए तो हम उसे फ्लॉप कर देंगे उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। नेक्स्ट, ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी को हाईलाइट करना चाहिए, उस प्रोजेक्ट की सारे कैश फ्लोज को डिटरमाइन करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे अगर प्रॉफिटेबिलिटी है उस प्रोजेक्ट में तब देन ओनली गो फॉर इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज फ्लॉप। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि अनएम्बिगुअस वे ऑफ सेपरेटिंग गुड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम बैड प्रोजेक्ट्स। जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको बैड से डिफ्रेंशिएट करना, सो दैट कि हमारे जो शेयर होल्डर्स वेल्थ है उनको इंक्रीमेंट हो, डिविडेंड बहुत अच्छे से इक्विटी होल्डर्स को जाए। अगर आपने डेट वगैरह लोन वगैरह लिया हुआ है तो उन पे इंटरेस्ट रेगुलर जाए, कुछ भी काम रुके ना। तो इट शुड हेल्प रैंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी। इट शुड रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट बिगर कैश फ्लोज आर प्रेफरेबल टू स्मॉलर वंस। ऑब्वियसली आप लोग क्या चाहेंगे, जैसे आप इन्वेस्टमेंट करें, शेयर मार्केट ले लो या फिर कहीं भी, तो आप क्या चाहोगे कि अगर आपने आज सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट किए हैं तो अगर मैं 2 साल बाद उसको अमाउंट को रिसीव कर रहा हूँ तो एटलीस्ट वो 4 लाख होनी चाहिए। ऐसी होती नहीं है लेकिन स्टिल कोई बात नहीं, इमेजिनेशन में क्या इमेजिन तो कर ही सकते हैं। इट शुड रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट बिगर कैश फ्लोज, ये समझ आ गया। उसके बाद है इट हेल्प्स टू चूज अमंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। हम क्या करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट को चूज करेंगे जो मैक्सिमाइज करेगा शेयर होल्डर। मतलब एक प्रोजेक्ट की दूसरे वाले प्रोजेक्ट पर कोई भी, मतलब ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ये सेकंड प्रोजेक्ट है, फर्स्ट प्रोजेक्ट की जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं सेकंड प्रोजेक्ट पर अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, और जो हम सेकंड वाला प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी एक्टिविटीज़ को फर्स्ट पे कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये होता है। नेक्स्ट है, देखो डिसीजन रूल में एक बार ये एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। जैसे पे बैक पीरियड है, इस वाले इन्वेस्टमेंट में अगर हम करेंगे तो 3 ईयर लग रहा है, इस वाले इन्वेस्टमेंट में करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैश फ्लोज इतने टाइम पीरियड में आ रहा है, और जब प्रोजेक्ट सी कर रहे हैं तो ये हमारे 2 ईयर्स है। तो इससे क्या पता चला, पे बैक पीरियड हमेशा जो भी सबसे लोअर होता है ईयर्स में, टाइम पीरियड में, उसको हम प्रेफरेबल मानते हैं। ठीक, तो इवैल्यूएशन टेक्निक्स देख लो, डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड में है NPV, IRR, PI यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। लेकिन नॉन डिस्काउंटेड में जो कि कैश फ्लो को कंसिडर नहीं करते, ये हमारे डिस्काउंटेड कैश फ्लो नहीं होते, ये होता है पे बैक पीरियड और ARR। तो पे बैक पीरियड का सिंपल सा फॉर्मूला है, कितने, पहले डेफिनेशन देख लो कि कितने साल में वो रिकवर हो रही है ओरिजिनल जो हमने कैश आउटले हमारा इन्वेस्टमेंट में गया। ठीक है, तो पे बैक पीरियड क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है कि 50,000 गए लेकिन इनफ्लो हुआ 12,500। तो जैसे ये फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर फॉर्मूले में रख देंगे। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन है, इसमें 3,50,000 हमारा आउटले है और हमने एनुअल कैश इनफ्लो कितना आया 50,000, तो 7 आंसर आ गया। अब पे बैक पीरियड ऑफ अनइक्वल कैश फ्लो देखो, इसमें क्या करते हैं, सिर्फ हम जो हमारी रिकवरी अमाउंट हो चुकी है, जैसे सपोज करो कि आपके ईयर 1, 2, 3 और 4, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया 50,000, यहाँ पे आई हमारी 20,000, यहाँ पे आई हमारी 30,000 और यहाँ पे आई 10,000, यहाँ पे 50,000। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसका CF निकालोगे। जब आपने CF निकाला तो 20 फर्स्ट ईयर में तो रिकवर नहीं हुई, सेकेंड ईयर में रिकवर हो चुकी है, तो मीन्स आप क्या करोगे 2 प्लस करोगे, और जो अमाउंट हमारी रिमेनिंग रही थी, जैसे कुछ केसेस में होता है कि 50,000, यहाँ पे अगर मैं 20 कर दूँ ना और यहाँ पे अगर मैं 40 कर दूँ तो क्या होगा कि 40,000 सेकेंड ईयर में भी आपकी 50,000 रिकवर नहीं हुई, तो 10,000 रिमेनिंग है। तो जो रिमेनिंग है उसको लिखो ऊपर 10,000 और अपॉन में कितना, जो ये हमारा 4th ईयर का या 3rd ईयर का है,
कितना है 20,000, तो अपॉन में 20,000, तो उतने ईयर्स और उतने मंथ्स, जैसे इसमें आया ना 3 ईयर्स 4 मंथ्स, ऐसे करके आपका आ जाएगा। ठीक, एक्सेप्टेंस रूल्स क्या होता है कि अगर हमारा एक्सेप्टेंस रूल्स होते हैं हमारे कि अगर एनपीवी हमारा पॉजिटिव है तो देन इट विल एक्सेप्ट, मतलब इसको, इस वाली इन्वेस्टमेंट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर देंगे। सिमिलरली IRR अगर हमारा ग्रेटर देन 1 है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर हमारा IRR स्मॉलर है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे ही सिमिलरली मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं पेबैक पीरियड के, इसमें सिंप्लिसिटी है, ये इसका एक सर्टेन वर्च्यू है। ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स को शो करता है, मतलब जो लॉन्ग टर्म में जाके अगर हमें पता चले ना कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, लेकिन पेबैक क्या करता है, इनिशियल ईयर्स में ही बता देता है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए प्रॉफिटेबल होने वाली है, आगे इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं। नेक्स्ट है हमारा रिस्क शील्ड। ये एक रिस्क अगर हम अकर करेंगे तो ये एक शील्ड की तरह काम करती है, जैसे टैक्स डेप्रिसिएशन शील्ड हम पढ़ते थे जब हम WDV मेथड और SLM करते थे। फिर लिक्विडिटी, सिमिलरली इसके लिमिटेशंस हैं, कैश फ्लो आफ्टर पेबैक, कैश फ्लोज इग्नोर करता है, कैश फ्लो के पैटर्न्स को हम एस्टिमेट नहीं कर पाते, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज होती है, इनकंसिस्टेंट विद शेयर होल्डर वैल्यू। सिमिलरली ये डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का टेबल है। नेक्स्ट है ARR के बारे में पढ़ते हैं। ये कैपिटल बजटिंग मेट्रिक है जो यूजफुल होता है किस लिए, ताकि आप इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को क्विकली एस्टिमेट कर सकें। तो ARR का फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज नेट इनकम एंड एसेट इज एक्सपेक्टेड, जो भी नेट इनकम एक एवरेज मतलब एसेट एक्सपेक्ट करता है, और अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट ओवर इन्वेस्टमेंट पीरियड, कितना आपका प्रॉफिट आया है उस इन्वेस्टमेंट में, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, ये आ गया आपका एवरेज इनकम। नेक्स्ट है एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, बुक वैल्यू आपकी फर्स्ट ईयर में कितनी थी, प्लस करो एंड ऑफ यूजफुल ईयर में कितनी है, और अपॉन में 2। ठीक है, ये एवरेज निकालने के फॉर्मूलेज। तो सिमिलरली हमारा एक एग्जांपल है, XYZ देख रहा था कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए मुझे, न्यू मशीनरी उसको रिप्लेस करनी है जो करंट मैन्युफैक्चरिंग अभी मशीन है। क्यों, क्योंकि माल फंक्शनिंग एक्टिविटी कर रही है वो प्रोडक्शन के टाइम पे। तो न्यू मशीन जिसकी कॉस्ट 4,20,000 है वुड इंक्रीज एनुअल रेवेन्यू 2 लाख एंड एनुअल एक्सपेंसेस 50,000। तो मशीन एस्टिमेटेड टू हैव यूजफुल लाइफ 12 साल, और उसकी सैल्वेज वैल्यू कितनी है 0। तो ईजी है, क्या करेंगे, इनफ्लो ईयर में क्या है 1 to 12 ईयर्स है। क्यों, क्योंकि 12 ईयर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। 2 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2,40,000 आ गया। ठीक है, ये हमारे पूरे साल का वो आ गया 24 लाख, सॉरी इट्स 24 लाख। नेक्स्ट लेस करेंगे एनुअल एक्सपेंसेस जो कि आए हमारे 12,66 लाख, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से। डेप्रिसिएशन कितना है हमारा 4,20,000, जो कि वैल्यू हमें गिवन है, ऑब्वियसली इसी पे ही तो लगेगा ना पूरे साल का, तो हम अभी रेट मान के नहीं चल सकते। क्यों, क्योंकि उसमें अभी हमें इसमें रेट नहीं दिया हुआ डेप्रिसिएशन का, तो हम मान के चलते हैं 4,20,000। ठीक है, तो अब जब इनको माइनस करेंगे तो कितना है 13,80,000 12 साल में। अब एवरेज एनुअल प्रॉफिट देखें तो 13,80,000 अपॉन में क्या हमने क्या पढ़ी थी कि एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये इससे हमारी क्या आ गई, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आ गया। अब हम करेंगे कैलकुलेट एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, 4,20,000 प्लस कितनी है आपकी सैल्वेज वैल्यू 0 और अपॉन में 2, तो ये आ गया 2,10,000। सिमिलरली जब आप इसको 2,10,000 आया, हाँ, और एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 1,15,000, तो बस फॉर्मूले में पुट करना है एवरेज इनकम 1,15,000 एंड देन एवरेज इन्वेस्टमेंट 2,10,000, तो ये आ गया हमारा 54.76%। ठीक है, सिमिलरली आपका सेकेंड न्यूमेरिकल है ये, थर्ड न्यूमेरिकल इजीली आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाले सेशन में हम लेंगे NPV और IRR।